भूषण फ्रॉम बॉम्बे। भूषण इस वक्त बॉम्बे में लॉकडाउन में है और वैसे हमारा फिल्मी बच्चा है, तो I would like to invite Bhushan on the screen. Bhushan, please go ahead with yours. All the best. जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज मैं अपने सब भाइयों के साथ एक से अनेक प्रोग्राम में आप लोगों के सामने हूँ। तो इसका सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ हमारे कंपनी के महान डायरेक्टर का, क्योंकि आज उन्हीं लोगों की वजह से हम सब लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं और इस जूम ऐप के माध्यम से एक दूसरे से बात। और फिर मैं शुक्रिया करता हूँ एक से अनेक में सभी डायमंड एंड अबव लीडर्स का कि आप लोगों ने समय निकाला और हम लोगों को सुनने का आप लोगों ने समय निकाला। तो थैंक यू सो मच। तो मैं अपनी जर्नी हम लोगों ने कैसे शुरू की, क्या दिक्कतें आई, क्या मुश्किलें आई, वो मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँ। तो मैं सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है और कैसे उस फैमिली बैकग्राउंड से हम इस बिजनेस में आए। तो मैं बात करता हूँ मेरे ग्रैंडफादर की। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे जो दादाजी थे, वो आर्मी बैकग्राउंड में रहे हैं। 1965 की लड़ाई उन्होंने चाइना के साथ लड़ी है, देश के लिए लड़े हैं वो, और उन्हें ताम्रपात्र मिला था। और उनको एक और बड़ी अचीवमेंट मिली थी कि 3 पुश्तों तक की पेंशन, और आज भी हम उस पेंशन का बेनिफिट उठाए। और मेरे दादाजी और उसके बाद मेरे पिताजी भी डिफेंस में रहे हैं और डिफेंस की वजह से उन्होंने भी देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो हम सब लोग डिफेंस फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारी भी चाहत थी कि हम भी कहीं ना कहीं डिफेंस में जाएं, मगर मेरे पिताजी चाहते थे कि हम लोग कुछ बिजनेस करें या जॉब करें और डिफेंस में ना जाएं, क्योंकि मेरे दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी डिफेंस को दी, मेरे पापा ने पूरी जिंदगी डिफेंस को दी। तो बहुत मुश्किल होता है डिफेंस में, लड़ाई हो रही है कहीं बॉर्डर पे, तो वो चाहते थे कि हम अंदर की लड़ाई लड़े और आगे कुछ करें, जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करें, पैसा कमाएं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि उतना पैसा है नहीं है डिफेंस के अंदर। तो 94 में मेरे पिताजी ने रिटायरमेंट ली और 95 में हमारे घर में पहली कार आई मारुति। जब पहली कार मारुति आई, उससे बहुत सारे सपने कंप्लीट हुए कि यस, कार होनी चाहिए, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। उस कार के आने से एक जिंदगी का एक सपना पूरा हो गया कि भैया अब कारों का शौक है, कारें चलाने में बहुत अच्छी लगती है, चीजें बहुत अच्छी है, कि कुछ बड़ा करना है बिजनेस के अंदर। और आप लोगों को मालूम है, मैंने एक फिल्म देखी थी राजू बन गया जेंटलमैन, उससे 2 सपने बने थे, मैं एक्टर बनूंगा और इंजीनियर बनूंगा। और उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं दिल्ली आया, मैंने बीटेक किया दिल्ली के अंदर, और बीटेक करते करते मैंने अपना एक्टिंग कोर्स भी कंप्लीट किया। उस एक्टिंग कोर्स के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे सबसे पहला एक्सपीरियंस ये मिला कि स्टेज को आपको कैसे हैंडल करना है, कि किस तरीके से स्टेज में अपने आप को आपको किस तरीके से स्थापित करना है और कैसे ऑडियंस को अपने साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज मुझे मिली इंजीनियरिंग के दौरान। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं अपने भाइयों के प्रति बहुत सिंसियर था। मेरी मम्मी कहती थी कि ये बड़ा भाई भाई नहीं है, ये बाप है तुम्हारा एक तरीके से। तो वो एक जिम्मेदारी अपने दिल में थी, एहसास अपने दिल में था। उस जिम्मेदारी और एहसास को लेके रोहित पटियाल भी दिल्ली आ गए, दिल्ली में सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया रोहित पटियाल जी। फिर आजाद पटियाल भी दिल्ली आ गए, तो आजाद पटियाल ने भी आजाद पटियाल ने कॉल सेंटर में जॉब की। कॉल सेंटर में जॉब करने के बाद वो एमबीए की तैयारियां करने वाले थे। तो इस तरीके से हम चाह रहे थे कि आजाद पटियाल एमबीए करे। फिर श्रवण पटियाल भी दिल्ली आ गए, तो श्रवण पटियाल ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया। तो इस तरीके से हम सब भाई जनकपुरी C5 के अंदर रहते थे और 2 BHK फ्लैट में हम लोग रहते थे और अपनी जिंदगी को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ सोचते थे कि कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा, कुछ जिंदगी ऐसी होने वाली है। और ठीक हमारे 2 कदम छोड़ के ही कंपनी का ऑफिस था और हमें मालूम ही नहीं पड़ा 2008 तक हम कंपनी के ऑफिस के इतने नजदीक है, क्योंकि 2001 में मैं दिल्ली आ गया था। 8 साल में मैंने जॉब भी की, मैंने अपनी इंजीनियरिंग भी कंप्लीट की, एक्टिंग का भी कोर्स किया, रोहित पटियाल ने अपना सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया। तो इस तरीके से हमारी जद्दोजहद चल रही। और चारों भाइयों को दिल्ली में पढ़ाना एक फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है, मगर मेरे परिवार वाले, मेरे पेरेंट्स को एक चीज का पूरा यकीन था कि मेरे बच्चे कुछ तो करेंगे, इन बच्चों के अंदर कुछ तो है, कुछ तो क्वालिटी है। मगर उन्होंने कभी भी इस बात को प्रेफरेंस नहीं दी कि मैं बहुत बड़ा आलीशान घर बना लूं, क्योंकि हमारा सेबों का बिजनेस है, तो सेबों की वजह से 8 से 10 लाख रुपया सालाना इनकम आती थी। तो वो सारी की सारी सालाना इनकम हमारी एजुकेशन पे लगती थी। तो हमारे गाँव में
पुराना घर मेरे दादा ने, क्योंकि वो उस टाइम का आलीशान घर था, क्योंकि उसके बाद आरसीसी घर बनने लगे, रोड़ी और सीमेंट के घर बनने लगे, तो उस तरीके के घर मेरे पिताजी नहीं बना पाए। मेरे पिताजी हमारी एजुकेशन पे पैसा लगा, क्योंकि पिताजी को मालूम था बच्चों का भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊंगा कि 15 मार्च 2008 को एक अपॉर्चुनिटी मिली। मेरा एक दोस्त जो एक्टिंग मेरे साथ करता था, तो उसने मुझे बुलाया और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई। जब वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई तो मुझे लगा कि ये बिजनेस तो बहुत कुछ कर सकता है, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर की वो जो आग थी, वो कुछ करने की जो इच्छा थी, वो जाग गई। और मुझे लगा ये बिजनेस हम चारों भाई मिलकर करेंगे। और चारों भाइयों को लेके जो डिसीजन मैंने लिया, मैं शाम को जब घर पहुंचा, मैंने अपने भाइयों को जब इस बिजनेस के बारे में बताया तो वो दंग रह गए, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे बिजनेस के बारे में जानते थे। तो इसके आगे की जर्नी के लिए मैं इनवाइट करूंगा रोहित पटियाल सर को कि वो आए और अपनी बात करें कि कैसे संघर्ष हुआ, कैसे क्या हुआ। तो प्लीज रोहित पटियाल सर आप आए और अपनी बात आगे कंटिन्यू करें। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा पांचों डायरेक्टर्स का, जिन्होंने हमें मौका दिया आज एक से अनेक प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का, अपने बारे में बोलने का। तो सभी डायरेक्टर्स को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने ये मौका हम साथ चारों भाइयों को एक साथ दिया। और ये अपॉर्चुनिटी जैसे ही हमें मेरे भाई ने ये दी, तो इस अपॉर्चुनिटी देखने के बाद हम दंग रह गए थे, क्योंकि हम इस तरह के बिजनेस को पहले से जानते थे, क्योंकि हमारे वहाँ पे एक ड्यूसॉफ्ट नाम की कंपनी थी और लोग बहुत सारे फेलियर हुए थे। तो हम भी डर गए थे इस प्लान के बाद कि हमें लगा ये तो वही प्लान आ गया जो प्लान से लोग वहाँ पे खराब हुए, परेशान हुए हैं, लोग फेलियर। भाई ने हमें प्रेरित किया, क्योंकि हमारे अंदर एक संस्कार थे कि जो बड़ा भाई बोल देगा अगर फ्यूचर को लेके, तो हम तीनों भाइयों को वही करना है। हम आज भी जॉइंट रहते हैं, साथ रहते हैं, और हम तीनों ने वही किया जो मेरे बड़े भाई ने बोला। बिजनेस को ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, मेहनत की। शुरू में हमने दिल्ली के अंदर ऑफिस के में अंदर ट्रेनिंग हुआ करती थी, और लगातार 1 महीना हमने रेगुलर ट्रेनिंग ली। और 1 महीना ट्रेनिंग लेने के बाद हमने लोगों को वहां मिलवाना शुरू किया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आए जो रिजल्ट हमें चाहिए थे। लेकिन जब हम चारों भाइयों ने प्लानिंग की कि नहीं, इस बिजनेस से वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं जो रिजल्ट आने चाहिए, तो पता चला ये बिजनेस तो हॉट का है, खास लोगों का है। और हमारे खास लोग दिल्ली में नहीं थे, हमारे खास लोग तो हिमाचल में थे, वो भी रामपुर शहर के अंदर। और हमने और चारों भाइयों ने डिसीजन लिया कि हम 2 भाई अपनी नौकरी को क्विट कर दें और इस बिजनेस को फुल टाइम करें। और मैं और मेरा छोटा भाई आजाद, हम दोनों भाई हिमाचल आए और रामपुर के अंदर इस बिजनेस की शुरुआत करी। और पहले ही हफ्ते 1 वीक के अंदर 21 सेल हमने क्लोज करी, और 25 दिनों के अंदर हमने 100 सेल्स क्लोज करी, और मेहनत करनी शुरू करी। आपको पता है हिमाचल में बर्फ बहुत आती है, हमारा 8 महीने काम होता है, 4 महीने बर्फ पड़ती है और पूरा काम खराब हो जाता है। और ये हालात थे। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि एक दिन में एक प्लान के लिए हमें पहाड़ों में जाना पड़ता था, पहाड़ों के में एक प्लान के लिए बसों में जाना पड़ता था, और वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की कमी थी हिमाचल के अंदर। मैं बाहर देखता हूँ तो बाहर मेट्रो थी, ट्रेनें थी, प्लेन थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ना मेट्रो, ना ट्रेन, ना प्लेन, सिर्फ बस का सफर हुआ करता था। लेकिन उस सफर में हमें प्लान देना लोगों को, मैं आपको एक वाक्य बताऊं, मैं अपने डाउनलाइन यशवीर सिंह के साथ एक बार प्लान के लिए गया था। हमें सेल की भूख थी, जनून था 40 लाख का कि एक बार 40 लाख आ जाए तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो एक बार एक वाक्य मैं आपको बताऊं, एक बार हमने बताया कि आप जाइए, वहां पे 10 लोग साथ रह रहे हैं, आप जाइए, प्लान दीजिए। किसी का रेफरेंस था, मैं और यशवीर सिंह जी, हम दोनों प्लान देने गए वहां पे बस के माध्यम से रात को। और रात को जब वहां पे प्लान दिया तो उस घर में 10 लोग थे, और पता चला वहां 2 कमरे हैं। और वहां पे हम बस से उतरे, वहां प्लान दिया। प्लान देने के बाद ना उन्होंने हमें रोका, ना हमने उनको बोल पाए कि हम रुकना चाहते हैं। तो हम प्लान देने के बाद जब वहां से निकले, क्योंकि हमारे प्लान की खूबी इतनी है, जब इस प्लान को दिखाते हैं तो लोगों को लगता है ये तो ऑलरेडी कमा रहे होंगे। तो वैसे 10:30 बजे का टाइम था, हम उस प्लान देने के बाद वहां से निकले। रात का समय था, बसें नहीं थी, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, और हम वहां से 10:30 बजे रात को निकले और पैदल चलते गए, पैदल चलते गए, और सुबह 5:30 बजे हम अपने घरों में पहुंचे। और ऐसे सफर 15 किलोमीटर पैदल चले थे हम उस दिन। तो उस वक्त हम याद करता हूं मैं उस सफर को, कितनी मेहनत करने के बाद ऐसे संघर्ष हमने किया। लेकिन वो संघर्ष कुछ भी नहीं था। जब हम वहां से हिमाचल आए थे तो हमने यहाँ पे मीटिंग पॉइंट खोला था। हम 4 भाई थे, गाड़ी के 4 चक्के तो आपने देखे होंगे, वैसे ही 4 चक्के की तरह हमने काम करना शुरू किया। तो छोटा भाई को हमने वहां पे मीटिंग पॉइंट पे रखा, ताकि लोगों को विश्वास हो हमारी कंपनी का, लोगों को यहाँ पे पॉजिटिविटी लाई, लोगों के साथ घुले मिले, प्लान देना शुरू किया। मैं तो यूं कहूं कि यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करना मीटिंग के लिए, सेमिनार के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन हम लोग हैंड टू हैंड प्लान पे ज्यादा ध्यान देते थे। क्योंकि यहाँ पे हिमाचल में गांव दूर दूर होते हैं, जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन है, और बहुत बिखरा हुआ है हिमाचल, और गांव के लिए जाना बहुत टफ था। तो हम हैंड टू हैंड प्लान में घुस जाते थे।
और चारों भाई थे, चारों दिशाओं में फैल जाते थे। मैं कहूँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हिमाचल के अंदर हमने वैसी मेहनत की है। और इस संघर्ष के अंदर हमने 3.5 साल के अंदर पहला लेवल, डायमंड लेवल अचीव किया, जिसमें हमने 50% रेशो से डायमंड लेवल अचीव किया। 45 लाख के आसपास की हमने इनकम करी पहले ही इस बिजनेस से। उसके बाद अपनी मेहनत बढ़ाई, संघर्ष बढ़ाया, हमारे साथ हमारी डाउनलाइन का सपोर्ट प्रॉपर रहा। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यशवीर सिंह का, सुनील ठाकुर का, शशिकांत ब्रदर्स का, संजय ओरान का, सतीश ठाकुर का, राजू ठाकुर का। कि हमारी टीम में वो हनुमान ही आए कि उन्होंने हमारी बातों को वैल्यू दी और वो हमारे साथ चले, और हमने डायमंड से डबल डायमंड का जो सफर है मात्र 1.5 साल में अचीव किया। और हम दूसरी, उस पहले 45 लाख कमाए थे 50% रेशो से, अगले 1.5 साल के अंदर हमने फिर से 35 से 40 लाख रुपए कमाया और हम अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास कमा चुके थे इस बिजनेस से। हम मेहनत कर रहे थे और वही संघर्ष चल रहा था डाउनलाइन के साथ, चारों भाई फील्ड में। हमें नहीं था पता कि किसी का बर्थडे, शादी इन 3 सालों में क्या हुआ, कौन रहा कौन नहीं रहा, लेकिन हमें जुनून था। हम चारों भाई पागल थे, क्योंकि हमें इस इंडस्ट्री के अंदर सेफ शॉप में सक्सेस चाहिए थी, सफलता चाहिए थी, सफलता के भूखे थे, पैसे के भूखे थे। लेकिन हमने जब मेहनत करी तो 3.5 साल में डायमंड, 1.5 साल के अंदर डबल डायमंड, उसके बाद 2013 के अंदर हम डबल डायमंड थे। और डबल डायमंड बनने के बाद हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उस हादसे से हम इतना डिप्रेस हो गए थे, मेंटली टॉर्चर हो गए थे। हमें लग रहा था शायद ये हादसे के बाद शायद हमारे से बिजनेस नहीं होगा। और उस वक्त हमारी डाउनलाइन यशवीर सिंह एक ऐसा नेटवर्क था, 5,500-6 हजार का नेटवर्क था, वहां से हमारी पर वीक सेल 150 प्लस सेल पर वीक आती थी। और हमारा 150 सेल का जो नेटवर्क था वो पूरा नेटवर्क खत्म हो गया। यूं कहूं कि राजा था यशवीर सिंह, तो राजा की पूरी प्रजा खत्म हो गई, सैनिक खत्म हो गए, अकेला राजा एकमात्र बचा जिसके पास सेना भी नहीं थी। लेकिन डेट्स उसके बाद हमने उस पर वर्किंग करी, मेहनत करी, और आज वही यशवीर सिंह ट्रिपल डायमंड बनने वाला है। और उस मंजर के वक्त, उस हालात में जब हम इस बिजनेस को क्विट करने वाले थे 2013 में, हम चारों भाई डिप्रेस हो चुके थे। उस वक्त मेरे बड़े ब्रदर के दोस्त थे, फ्रेंड थे, इंजीनियरिंग टाइम के प्रवीण चौधरी सर, जिन्होंने हमें मेंटली प्रेरित किया, सपोर्ट की, गाइड किया कि नहीं आप टिकिए इस इंडस्ट्री के अंदर, सेफ शॉप में बहुत कुछ बदला जा सकता है। उन्होंने हमें मेंटली गाइड किया, प्रेरित किया कि आप जाइए, आप सिस्टम से मिलिए, मैनेजमेंट से मिलिए, डायरेक्टर से मिलिए। मैं कहूँ हमारे डायरेक्टर्स, हमारे मैनेजमेंट कंपनी का इतना शानदार है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। उसके बाद जब हमारे साथ वो हादसा हुआ, मैं डबल डायमंड था एक आईडी पे और हमारे नीचे एक डायमंड था। उस हादसे के बाद हमने इतनी मेहनत बढ़ाई, इतना संघर्ष करा, आज हमारे पास उस एक डायमंड की जगह में 35 डायमंड और डबल डायमंड है, 4 वीनस है, 1 मरकरी है, और आज 15 से 20 डायमंड ऐसे हैं जिनको 1000, 2000, 3000 सेलें चाहिए। वो मेहनत, वो संघर्ष हमने शुरू किया 2013 के बाद। अगर हमारी जगह कोई और होता तो क्विट कर देता। उसके लिए मैं धन्यवाद, मैं ऋणी हूं अपने प्रवीण चौधरी सर का। वो अपलाइन तो नहीं थे, लेकिन अपलाइन से भी कम नहीं थे। उन्होंने जो हमें गाइड किया, आज हमारा भविष्य इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है। और मैं सर से कहूं, आप सभी से कहूं कि 15 मार्च 2008 को हमने ये बिजनेस शुरू किया था और 31 दिसंबर 2019 तक हमने 2.25 लाख के नेटवर्क में हर सेल फुल सेल से हमने बिजनेस किया। एक भी सेल हाफ सेल हमारे नेटवर्क के अंदर नहीं, पूरा फुल सेल का बिजनेस है। फुल सेल के डायमंड है, डबल डायमंड है, वीनस है, मरकरी, पूरा फुल सेल का नेटवर्क है। आज यही वजह है कि आज हमारी टीम में मैं सारे हनुमान है, और जो मुझे गाइड किया वो गाइड भूषण सर। मैं कहूं कि भूषण सर वाकई आप ना होते, आप भाई नहीं, आप पिता हो, क्योंकि आपने जो गाइडलाइन जो मुझे दी, आज भी अगर आपकी गाइडलाइन ना होती तो शायद हम चारों भाई अलग अलग फील्ड में होते। लेकिन आपकी गाइडलाइन के बदौलत आज हम चारों भाई इस इंडस्ट्री के अंदर, आज इस इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं सर आपसे एक चीज कहूंगा कि आपने आज जो भागवत गीता दी है, इस भागवत गीता से कृष्ण लीडर कैसा होता है, वो कृष्ण का रूप हमें भूषण सर से मिला। और दूसरा सर, आज जो आपने ये ब्रह्मास्त्र जो हमें दिया है, हनुमान चालीसा, ये आपके द्वारा दिए गए ब्रह्मास्त्र है। शायद 2008 में आए होते तो शायद बहुत कुछ बदल जाता। लेकिन मैं कहूं ये आज संजीवनी बूटी आई है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, भागवत गीता और हनुमान चालीसा, ये वो संजीवनी बूटी है हमारे डायरेक्टर्स द्वारा, जो ब्रह्मास्त्र है, जो हर अस्त्र को खत्म कर देंगे। ये वो ग्रंथ है जो आपकी सारी प्रॉब्लम का अंत कर देंगे। तो मैं सर यही कहूंगा
कि आपने जो हमें एक से अनेक पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा अपने छोटे भाई को, आजाद पटियाल जी को, कि वो आए और यहाँ से आगे की जर्नी सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे 5 महान डायरेक्टर्स का, जिन्होंने एक ऐसी कंपनी की स्थापना की जिसकी वजह से आज लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल रही है, और साथ ही उन्होंने आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया एक से अनेक, जिसमें कि सभी को अपनी बात रखने का एक मौका मिलता है, और आज हम उसी मौके का फायदा उठा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं डायरेक्टर्स का, और मैं धन्यवाद करता हूं सभी डायमंड्स एंड अबाउट डायमंड्स का, अपने दोनों भाइयों का। और मैं बात करूं बिजनेस की, इस बिजनेस ने हमें बहुत कुछ दिया है। इस बिजनेस की वजह से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगर 2008 में जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत की, तो 2008 से ही हमारी कामयाबी का सिलसिला शुरू हो गया। 2008 से ही हमारी कामयाबी का जो सिलसिला था, जो कारवां था, वो शुरू हो चुका था। और 2008 से ही जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत की, तो हमने देखा कि बिजनेस में बहुत ताकत है, और हमारी कामयाबी उसी हिसाब से होने लगी। तो 2008 से जब से हमने बिजनेस शुरू किया, तो हमने सबसे पहले इस बिजनेस से 2 व्हीकल लिए। 1 साल के अंदर हमने 2 व्हीकल लिए, और जब हमारा 1 साल कंप्लीट हुआ, 1 साल कंप्लीट होने के बाद हमने पहली गाड़ी स्विफ्ट गाड़ी खरीदी, जो डीजल इंजन थी। और उसके बाद हर 6 महीना, 7 महीना, 1 साल के अंदर हम गाड़ियां बदलते चले गए, गाड़ियां लेते चले गए। स्विफ्ट ली, स्विफ्ट डिजायर ली, विली जीप ली, अपना रेनॉल्ट डस्टर ली, वर्ना फ्लूडिक ली, इनोवा क्रिस्टा ली। उसके अलावा लास्ट जो हमारी गाड़ी थी वो थी जैगवार एफ-पेस। अगर मैं बात करूं, इन 12 सालों में हमने 11 व्हीकल खरीदे, जिसमें कि 2 मोटरसाइकिल और 9 गाड़ियां थी। आप सोच सकते हैं 12 सालों में 11 व्हीकल। तो एक बार मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि भाई साहब एक बात बताइए, आप इतनी गाड़ियां लेते किस लिए? आपके पास में ऑलरेडी गाड़ियां है। तो मैंने उसको एक चीज कहा कि भाई, जिंदगी में जब हम छोटे थे, बचपन में, हमने खिलौनों की गाड़ियों से हमें खेलने का मौका नहीं मिला। खिलौने नहीं हुआ करते थे, खिलौने की गाड़ियां नहीं थी। तो अब हम बड़ी गाड़ियों को खिलौना समझ के खेल रहे हैं। तो ये सारा चीज अगर हो पाया है, तो इस इंडस्ट्री की वजह से हो पाया है, सेफ शॉप की वजह से हो पाया है, कि आज हम 12 साल में 11 व्हीकल हमने इस बिजनेस से खरीदे हैं। और मैं अगर व्हीकल की बात करूं, तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया, मतलब 50,000 के मोटरसाइकिल से जो शुरुआत हुई थी, वो 72 लाख रुपए की जैगवार एफ-पेस तक गया। यानी कि इन 12 सालों में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के हमने अपने लिए व्हीकल खरीदे, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर मैं उसके बाद बात करूं प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज 2010 में, 2008 में हमने बिजनेस शुरू किया। 2010 की अगर मैं बात करूं, तो 2010 में हमारा मकान बन के तैयार हो चुका था, जो सपनों का घर था, अपने होम टाउन में, अपने घर में, अपने गांव में, जहां हमने एक सुंदर मकान बनाया, जिसकी चर्चा आज पूरे हिमाचल प्रदेश में होती है। जहां से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे उस घर को। तो एक सपनों का एक घर, जो फिल्मों में देखा करता था कि सीढ़ियां एक इधर जाती है, एक उधर जाती है, तो वैसा ही मकान। और इस मकान को बनाने के लिए किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं थी। मेरे घर से इंजीनियर थे, जो मेरे बड़े भाई, मेरे अपलाइन भूषण पटियाल सर, ये उन्हीं की दिमाग की उपज है। और हमने एक सुंदर मकान बनाया, जिसकी लागत की अगर मैं बात करूं, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से हमने अपने सपनों का घर बनाया। और उसके बाद हमने मुंबई जैसी जगह में, पॉश इलाके में, हमने 2 BHK फ्लैट लिया, 1200 स्क्वायर फीट का, जो कि तकरीबन 2.5 करोड़ का 1200 स्क्वायर फीट का 2 BHK फ्लैट हमने इस बिजनेस से खरीदा। क्योंकि भाई का सपना मुंबई में रहने का था, तो अपना घर भी होना चाहिए। और जब ये बिजनेस साथ है, तो घर की क्या बात है।
तो हमने अपना जो सपना था मुंबई जैसी जगह में अपना 2 BHK फ्लैट 2.25 करोड़ की लागत का खरीदा। और उसके बाद हमने पिछले साल 2019 में भूषण सर के बर्थडे में फिर से हमने चंडीगढ़ में एक 500 गज का, जिसके कनाल कहते हैं, एक प्लॉट खरीदा जो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का, मोहाली सेक्टर 61 में हमने इस बिजनेस से खरीदा। सोच के देखिए 2.5 करोड़ रुपए की लागत का एक प्लॉट हमने फिर खरीदा। तो अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज हमने तकरीबन 6.25 करोड़ रुपया प्रॉपर्टीज में लगाया। और मैं गाड़ियों की बात करूं तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया हमने गाड़ियों में इन्वेस्ट किया। तो तकरीबन 8 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आपके सामने आप देख ही पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हमारा लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं, आज हमारा लाइफस्टाइल बहुत शानदार है। घर के जितने भी सदस्य हैं, हर सदस्य के पास आईफोन है। और आईफोन का मैंने एक चीज सुना था कि इफ यू डोंट हैव आईफोन देन यू डोंट हैव फोन। अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो आपके पास फोन नहीं है। तो ये सौभाग्य भी हमें इस सेफ शॉप के माध्यम से हुआ कि आज घर के जितने भी सदस्य हैं सभी के पास आईफोन है और टीम के पास भी आईफोन है। हमारा जो टीम है वो भी, कैसे उनके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत आती है तो वो भी अपने लिए आईफोन खरीद लेते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं अपनी टीम की अचीवमेंट की, तो आज हमारी टीम में 10,000 से ज्यादा वॉरियर्स आज ऐसे हैं जिनके पास अपने 4 व्हीलर्स हैं, जो इस कंपनी के माध्यम से अपने लिए 4 व्हीलर खरीद चुके हैं। सपना होता है गाड़ी लेना। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं, आज हमारी टीम में 5 से ज्यादा इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, मर्सिडीज, ऑडी, ऐसी गाड़ियां हैं, BMW। तो ऐसी गाड़ियां आज हमारे बिजनेस में है, हमारे लोगों के पास है। और मैं बात करूं कंपनी टारगेट की, 2013 मतलब 2008 से लेकर 2013 तक का जो सिलसिला रहा, जब से हम बिजनेस में आए, कंपनी का कोई भी ऐसा टारगेट नहीं रहा जो हमने नहीं जीता और हमारी टीम से नहीं जीता, 2008 से लेके 2013 तक। लेकिन 2013 के बाद कारवां यूं चेंज हुआ कि 2013 के बाद हमारा जो कंपनी टारगेट में 100+ टारगेट अचीवर होते थे। हम फॉलो करते थे, ट्रिपल्स को देखते थे, ट्रिपल्स टारगेट में होते थे, तो हमको भी अच्छा लगता था और हम भी देखते थे हमारे भी टारगेट में नाम आ रहे हैं, वॉरियर 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 वॉरियर। तो बहुत खुशी होती थी इस चीज को देखने के बाद। तो ये जुनून हमेशा जागता रहता था, उबलता हुआ खून था। तो बहुत खुशी होती थी कि हमारे टारगेट निकल रहे हैं। और अगर मैं बात करूं कि आज इस बिजनेस से बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट हो चुकी है, बहुत बड़ा नाम हो चुका है और बहुत बड़ा काम हो चुका है। तो आज इतनी बड़ी अचीवमेंट है हमारी टीम में, हम लोगों की। तो ये सब हो पाया है तो कंपनी के अच्छे सिस्टम की वजह से, डायरेक्टर की सोच की वजह से, अपलाइन की वजह से। तो अब मैं इनवाइट करूंगा मेरे छोटे भाई श्रवण पटियाल सर। नमस्कार, मैं श्रवण पटियाल। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे 5 डायरेक्टर्स को। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, अपने आप को मानता हूँ, जिन्होंने आज मुझे इस मंच पे, एक से अनेक के मंच पे बोलने का मौका दिया। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी अपलायंस का और डायमंड्स का। जैसे कि अभी बड़े भाई साहब भूषण सर आए थे, हमारी शिक्षा के बारे में बताया कि हमारी पढ़ाई कैसे हुई। उसके बाद रोहित सर आए, उन्होंने हमारे संघर्ष के बारे में बताया कि हमने कितना संघर्ष किया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद आजाद सर आए, जिन्होंने आपको बताया कि 12 साल के करियर में हमने कितना अचीवमेंट किया। और अब मैं आपको इस बिजनेस के फायदे में बताने वाला हूं कि इस बिजनेस से हमें क्या फायदे हुए। सबसे पहले कि इस बिजनेस में हमने दिया कुछ नहीं है, फायदे हमने एक से अनेक लिए हैं। हमने इस बिजनेस के लिए 0 रुपए की इन्वेस्टमेंट दी थी और आज फायदे आपने सुनी लिए हैं। और आज इस बिजनेस से जो मान, सम्मान, इज्जत, पैसा जो आज इस सेफ शॉप इंडस्ट्री से मिला है, शायद वो पैसा ना जाने बाहर किसी इंडस्ट्री से नहीं मिलता।
अगर हम चारों भाई पढ़ाई करने के बाद अगर हम नौकरी भी करते, शायद वही जिंदगी जीते जो जिंदगी आज लाखों लोग जी रहे हैं खाली दाल रोटी के लिए। और आज इसी शेप शॉप ने, इस बिजनेस के वजह से आज हम चारों भाइयों को एक ही छत के नीचे काम करने का मौका दिया। इससे बड़ा फायदा और क्या चाहिए। और आज हम चारों भाइयों की फैमिली एक साथ रहती है। अगर हम इसके अलावा कहीं और जगह काम करते तो शायद हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते, न जाने चार दिशाओं में कहां कहां भटकते, उन्हीं सपनों को पाने के लिए, जिन सपनों को पाने के लिए आज लोग दर दर भटकते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने डायरेक्टर्स का, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच से ये प्लेटफॉर्म तैयार किया। एक नहीं, अनेक लोग आज लखपति के रास्ते पे चले हुए हैं। और मैं दो दिन पहले की मैं अगर बात करूं, 2 दिन पहले मैं अपने होम टाउन रामपुर गया था, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, मैंने मास्क पहना हुआ था। एक नौजवान व्यक्ति मेरे सामने आया, उसने भी मास्क पहना हुआ था और मुझे विशिष किया और सीधे कहने लगा कि सर मैं आप चारों भाइयों का बहुत बड़ा फैन हूं। तो मैंने उस नौजवान को एक बात कही कि मेरे भाई एक बार आप अपना मास्क उतार दीजिएगा ताकि मैं आपको धन्यवाद दे दूं। जब उसने अपना मास्क निकाला तो मैंने उसको धन्यवाद दिया और उस वक्त जो खुशी मेरे अंदर जो हुई, इतनी खुशी महसूस हुई कि वाकई में शेप शॉप ने हमारी जिंदगी में कितने फायदे दिए, अनेक से अनेक फायदे दिए। और जितने भी हम चारों भाइयों ने यहाँ पर मेहनत की, उस मेहनत से जितना भी हमें मान मिला, सम्मान मिला, पैसा मिला, इज्जत मिली, उसका श्रेय हमारे डायरेक्टर्स और हमारी कंपनी को जाता है। तो मैं अपना शब्द यहीं पे विराम करता हूं और मैं अपने बड़े भाई जो इस बिजनेस में मेरे सीनियर हैं, मेरे अपलाइन हैं, मैं धन्यवाद करता हूं अपने तीनों भाइयों का जिन्होंने मुझे इस लायक, इस काबिल समझा और अपने साथ इस प्लेटफॉर्म में साथ लेके चला। और अगर कोई मेरे भाई की जगह कोई और होते, लोग आज भाई भाई का सगा नहीं है, मैं धन्यवाद करता हूं अपने भाई का कि ऐसे ही कृपा बनाए रखना। और मैं वादा करता हूं अगर ऐसी कृपा बनी रही, मैं अकेले ही झंडे गाड़ने का दम रखता हूं। मैं बुलाना चाहूंगा भूषण सर को, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब बात आती है कि अपनी गलतियों से कैसे सीखेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारी अचीवमेंट्स के बारे में तो सुना होगा, बहुत सारी अचीवमेंट्स इस शेप शॉप से की, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ पाया, सम्मान। और मैं कहता हूँ कि रिटायरमेंट जो मैंने ली है, मैं तकरीबन 35 साल में रिटायर हो चुका हूँ। तो इतनी छोटी उम्र में रिटायर हो चुका हूँ, मुंबई आ चुका हूँ, यहाँ पे अपने सपनों को और हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारा हो पाया ड्यू टू शेप शॉप। अगर ऐसी कंपनी का विजन ना होता तो शायद हम लोग आज न जाने कहाँ बिखर बिखर के काम कर रहे होते। तो मैं 3 ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा। हो सकता है ये बातें बहुत कड़वी हो, आपको दिल में लगे, मगर ये बातें कहीं ना कहीं सही है और सच है, और ये बातें कहीं ना कहीं आपको सिखाएगी, कहीं ना कहीं ये बातें हमारे को सिखाएगी। तो 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो डायमंड बनने के बाद हम क्या गलतियां करते हैं, क्योंकि सभी डायमंड लीडर है इस शो में और सभी इस शो का हिस्सा है। तो हम डायमंड बनने के बाद क्या ऐसी मेजर गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आज हम बहुत बड़े नुकसान में हो चले जाते हैं, उसका नुकसान कंपनी तक को भी भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी और जवाबदारी, ये 2 ऐसे शब्द है जिनका एक्सपेक्टेशन कंपनी को ही नहीं अपलाइन को भी बहुत कुछ देता है। डायमंड जब एक लीडर बनता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि डायमंड लीडर के अंदर अब ये 2 चीजें आनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरी अकाउंटेबिलिटी। और हम देखते हैं कि 90% डायमंड इन दोनों चीजों में खरे नहीं उतर पाते, सिर्फ 10% डायमंड ही है जो इन 2 चीजों में खरे उतर पाते हैं। 90% डायमंड लेजी हो जाते हैं, उनकी जो अर्निंग है वो डायमंड से पहले बल्कि अच्छी होती है, डायमंड के बाद बल्कि कम हो जाती है। उन्हें ये लगता है कि डायमंड बनने के बाद मेरी जो अब नेटवर्क की पोजीशन है ये ऑटो मोड पे आ गई है, जो कि गलत। ऐसा नहीं होता है। डायमंड बनने के बाद हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, हमारी जवाबदारियां बढ़ जाती है और हमें बल्कि ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। मगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक हवा है कि डायमंड डायमंड डायमंड, वो हवा कहीं ना कहीं अब हमें बदलने की जरूरत है। अब वो हवा रखना पड़ेगा हमें, क्राउन एम्बेसडर क्राउन एम्बेसडर क्राउन एम्बेसडर।
क्योंकि डायमंड, मैं मानता हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, डायमंड पहली सीढ़ी, डायमंड पहली सीढ़ी है। डायमंड बनने के बाद नेटवर्किंग एक्चुअल में समझ आने लग जाती है। डायमंड बनने से पहले नेटवर्किंग कतई समझ में नहीं आती, क्योंकि डायमंड बनने से पहले हम संघर्ष कर रहे होते। डायमंड बनने के बाद हम समझने लग जाते हैं, हमारा नेचर ऑफ वर्क बदल जाता है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि डायमंड जो है वो पहली सीढ़ी है। तो आज से बाद हम लोग अगर ये करें कि डायमंड बनने के बाद आपको नेटवर्किंग समझ में आएगी, और क्राउन बनने के बाद या क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद आपको वो इनकम समझ में आएगी जो इनकम आप पाना चाहते हैं। और अक्सर डायमंड बनने के बाद बहुत सारे लीडर लेजी हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है लेजी होते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा ना करते हुए, और कहीं ना कहीं वो लैक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो मेरी टीम खुद म खुद चलने लग जाएगी, टीम बहुत अच्छी करने लग जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा हो। अब दूसरी जो बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आर अचीवमेंट्स योर ऑक्लूजन, कि क्या आपकी जो अचीवमेंट्स है वो आपके रास्ते का रोड़ा है। दूसरी बात मेरी ये है, दूसरा टॉपिक ये है, क्योंकि जब हम डायमंड बनते हैं हम अपनी अचीवमेंट्स का सेहरा बांध के चलते हैं। हम अपनी अचीवमेंट्स का सेहरा बांध के चलते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये है कि आज भी मैं देखता हूं हम सब डायमंड लीडर आज भी वही कुएं, तालाब और पाइप और पादरी से बाहर नहीं निकल पाए। यही कहानियां हैं, जो कहानियां 2000 के दौर में थी वही कहानियां आज भी हम स्टेज से बोलते हैं। आज हमें नई कहानियां सेट करने की जरूरत है। आज हमें अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि डिजिटल युग आ चुका है। कॉन्वेंट एजुकेटेड पीपल हमारे बिजनेस में आएंगे, अगर वो हमें इन कहानियों में ही सुनते हुए देखेंगे तो हम कैसे लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे। आज इंसानों की कहानियां सुनाइए। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की है। तो डायमंड बनने के बाद जब हमारी अचीवमेंट हो जाती है तो हम सीखना बंद कर देते हैं। मैं देखता हूं हम सीखना बंद कर देते हैं। हमें सीखने की जरूरत है, हमें अब ज्यादा सीखने की जरूरत है, क्योंकि अब कॉन्वेंट एजुकेटेड पीपल को हमें फेस करना है। उन पीपल को फेस करना है जो हिंदी बोलते ही नहीं है, वो जो इंग्लिश बोलते हैं। उन्हें ये गधे घोड़े की कहानियां समझ में नहीं आएगी, उन्हें इंसानों की कहानियां सुनानी पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों ने जानवरों को सिर्फ चिड़ियाघरों में देखा है। ये आपका और मेरा जन्म था जो 80s 90s के दौर में हुआ था। अब हमें अपडेट करने की जरूरत है अपने आप को। हमें निकलना पड़ेगा इन एग्जाम्पल से। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नए एग्जाम्पल सेट करने पड़ेगी, नई कहानियां सेट करनी पड़ेगी, नए पैरामीटर सेट करने पड़ेगी। अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं, हर हफ्ते हमारे सामने एक नया चैलेंज है बड़ी अचीवमेंट करने के लिए। पुरानी अचीवमेंट्स को भूल जाइए एक पल के लिए। हमें जैसा एक मैराथन रनर, जैसा एक स्पोर्ट्स, जैसा एक बड़े से बड़ा आदमी अपनी पुरानी अचीवमेंट्स को भूल के एक नई अचीवमेंट के पीछे लग जाता है, हमें वैसे लगने की जरूरत है। हमें अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। डायमंड बनने के बाद हम अपडेशन भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अब हम टीम को एजुकेट करेंगे, टीम को ही सिखाएंगे, टीम सीखेगी। नहीं, टीम हमसे उम्मीद कर रही है। हम लोग इस इंडस्ट्री को सेट करने वाले लोग हैं। वी आर द एंटरप्रेन्योर। हमें इस इंडस्ट्री के प्रोटोकॉल बनाने हैं। तो सबसे पहली बात, ये बातें शायद आप लोगों को कड़वी लगे, मगर हमें इससे सीखने की जरूरत है। मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ, बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, हो सकता है ये बातें, मगर इन बातों का कहीं ना कहीं भुगतान आज नहीं तो कल आपको करना पड़ेगा, और कंपनी तक को भी करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ हमें अपडेट करने की जरूरत है। नए एग्जाम्पल, नई कहानियां, नए पैरामीटर, ये सब सेट करने की जरूरत है। और तीसरा आखिरी पॉइंट, 3 बातों पे मैं बात करने जा रहा था। तीसरी बात है साइड इफेक्ट ऑफ द डायमंड्स। बहुत कड़वी बातें हैं, शायद आपको पसंद आए या नहीं आए। मैं देखता हूं डायमंड बनने के बाद, डायमंड बनने से पहले हमारी टीम हमारे लिए संघर्ष करती है, और डायमंड बनने के बाद हम आंखें किसको दिखाते हैं? अपनी टीम को। उसी टीम को, जिस टीम का फॉलोअप लेने के लिए हम उनके घर के बाहर 4-4 घंटा खड़ा रहते थे, और वही टीम को हम डायमंड बनने के बाद हमारे अंदर एक फितूर आ जाता है कि हम तो डायमंड है, हम डबल डायमंड है, वीनस मरकरी। हम उन्हीं को ही आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है, जो मेरा मानना है। हम लोग एक ऐसी पद्धति से आए हैं, मैं जॉब पद्धति से आया हूं जहां बॉस नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे रजत सर और सारे डायरेक्टर एग्जांपल देते हैं कृष्ण और हनुमान का। अगर आज अगर हम कृष्ण हनुमान नहीं बनेंगे तो फिर कब बनेंगे? मगर हमने इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा बदल के रख दिया है। हमने इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे बदलाव किए हैं। हम डिक्टेटरशिप में आ जाते हैं कई बार। हम एक पल भी नहीं सोचते, हम अपनी टीम के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं अगर सेल्स नहीं आती। एक पल के लिए नहीं सोचते, अपनी टीम के ऊपर हम गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। इवन देन कुछ लोगों को तो मैंने हाथ उठाते हुए भी देखा है, जो कि सरासर गलत है। ये हमारा हल्कापन है।
ये हल्कापन नहीं चलेगा। हमें इंडस्ट्री के पैरामीटर सेट करने में अपने डायरेक्टर से देखता हूं कि आज अगर कंपनी लेवल पे है, आज अगर हमारे लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो वो कंपनी लेवल पे जाती है। हमारे नेटवर्क में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी 2015 में, मुझे राजू अनंत सर का फोन आया था। इतनी बड़ी प्रॉब्लम, केस हो गया था, पेपरों में आ गया था। तो उनका फोन आया कि बेटा भूषण कहाँ पे हो? मैंने कहा सर मैं मुंबई में हूँ। बेटा आओ हरियाणा जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैंने फ्लाइट पकड़ी, मैं हरियाणा गया, प्रॉब्लम सॉल्व की। इतनी शालीनता से बात की, इतना वजन। आज मैं पिछले कल बैठा था, रजत सर का फोन आया, भूषण बेटा लगा कि यार यस, अगर मैं इंसान देखता हूँ, मैं भगवानों की बात नहीं करता हूँ, मैं इंसान देखता हूँ ना, तो अपने डायरेक्टर्स को देखता हूँ। हमारे लिए अपलाइन कौन है? डायरेक्टर्स। अगर हमें किसकी तरह बनना है? डायरेक्टर की तरह। आज अगर डायरेक्टर्स इतनी शालीनता से बड़ी प्रॉब्लम को खत्म कर लेते हैं तो हमें गाली गलौज क्यों करनी है? आज अगर मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? वो कंपनी नहीं छोड़ रहे हैं, वो अपलाइन छोड़ के जा रहे हैं। वो अपलाइन छोड़ के जा रहे हैं, अपलाइन के बिहेवियर की वजह से छोड़ के जा रहे हैं। कंपनी से कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। इतनी शानदार कंपनी, इतनी महान कंपनी, मैं कहता हूं ऐसी कंपनी नहीं है, ऐसे डायरेक्टर्स नहीं है। अगर लाइफ में कुछ कैसा बनना चाहूंगा, मैं अपने डायरेक्टर्स की तरह बनना चाहूंगा। ये मेरा सपना है। मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मगर मैं खानदानी एंटरप्रेन्योर नहीं हूं। मेरे डायरेक्टर्स खानदानी एंटरप्रेन्योर हैं। मैं वैसा बनना चाहता हूं, मैं वो वजन लाना चाहता हूं। सर एक दिन ऐसी ट्रेनिंग रखिएगा कि ये वजन कहाँ मिलता है, आप हमें बताइए ये वजन कहाँ मिलता है। सर ये वजन चाहिए हम लोगों को। हमने पैसा कमा लिया, मगर आज भी वो हल्कापन है सर हमारे अंदर। हम अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। मैं समझता हूं हम इंसान तो बने पहले। अगर हम इंसान बन गए ना, मैं दावे के साथ कहता हूं कोई भी कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आज हम कंपनी छोड़ने का जो ब्लेम देते हैं, कंपनी को देते हैं गलत। कंपनी का प्लान बाप ऑफ द प्लान है, बाप ऑफ द प्लान। आज जो इतनी आलतू फालतू कंपनियां खुली हुई है ना, इनका कोई भविष्य नहीं है। हमारी कंपनी, मैं मुंबई में बहुत सारे नेटवर्कर मिलते हैं मुझे। जब मैं अपनी कंपनी की बात करता हूं, जब उनके सामने बैठता हूं, तो कहता हूं कि मैं 2014 में रिटायर हो चुका हूं कंपनी से और आज भी इनकम आ रही है और 6 साल से बॉम्बे में हूं। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट जब मैं कंपनी की करता हूं, बात करता हूं अचीवमेंट की, तो बड़ी खुशी मिलती है। तो मैं कहता हूं, मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लीडर्स से, अभी भी कई डायमंड्स ऐसे होंगे जो गाली गलौज, चीखना चिल्लाना, क्योंकि हमें सेटल करनी है चीजें। हमें एनवायरनमेंट कौन बनाएगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का? हम बनाएंगे। प्रोटोकॉल कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। कल दिन लोग आएंगे एजुकेटेड लोगों, किसको फॉलो करेंगे? हमको फॉलो करेंगे। हमारे नेटवर्क में आज 35+ डायमंड्स है। एक से भी बात करके पूछ लीजिए, अगर पटियाल ब्रदर्स ने उनसे कभी ऊंची आवाज में भी बात की होगी तो आपका जूता मेरा सर। किसी से एक से भी हमने गाली गलौज से बात की होगी तो आपका जूता मेरा सर। मैं जानता हूं कि ये हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, ये हमारे गुलाम नहीं है। और कल दिन अगर ये छोड़ के जाते हैं तो उसका श्रेय मैं अपने कंपनी को नहीं दूंगा, वो मेरा फेलियर है। मेरे लीडर्स का जाना मेरा फेलियर। और हमारे नेटवर्क में तो इतनी शानदार बात है कि हम गोल्ड लेवल के बाद ही हर एक लीडर को उसका वीकर लेग देते हैं। इतनी शानदार स्ट्रेटेजी हमने अपने वॉरियर्स परिवार में शुरू की है। आज जितने भी डायमंड्स हैं, रूबी है, एमराल्ड है, सब के सब अपने वीकर में काम कर रहे हैं। इतनी शानदार स्ट्रेटेजी कौन डिजाइन करेगा? हमें डिजाइन करनी है। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इंसान बनिए। अगर आप इंसान हैं तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप लोगों का। अगर आप इंसान नहीं बन पा रहे हैं तो हमें डायरेक्टर्स की एक ट्रेनिंग की जरूरत है कि सर ये वजन कहाँ मिलेगा? हमने पैसा तो कमा लिया, मगर हमें इंसान भी बना लीजिए सर। हमारी आवाज में भी वो शालीनता लाइए जो शालीनता आपकी आवाज में है सर। आपकी आवाज में जो वजन है सर। आप मुझे भूषण जी कहते हैं, मुझे इतना क्या बोलता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ब्रह्मांड से कोई आवाज गूंज रही है। अच्छे अपलाइन नहीं कहते हैं सर, ऐसी रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्ट मेरे नेटवर्क में है कि हम वॉरियर्स परिवार में डाउनलाइन को जी कहते हैं, अपलाइन को सर। ये एक पद्धति हमने बनाई है और आज इसी पद्धति का नतीजा है कि आज बहुत सारे रेशो, सक्सेस रेशो है हमारे नेटवर्क के। मैं सभी लोगों को एक ही बात दिल से कहना चाहूंगा कि आज कोई भी गेस्ट अगर सेफ शॉप ज्वाइन करता है तो सिर्फ सेफ शॉप के प्लान से, ना कि मेरी अचीवमेंट से और आपकी अचीवमेंट से। हमारे नाम में इतना वजन नहीं आया अभी तक।
कि लोग कंपनी ज्वाइन करें। आज भी कंपनी अगर कोई भी आदमी ज्वाइन करता है तो कंपनी के बिजनेस प्लान से, इतना शानदार प्लान, इतना शानदार सिस्टम, तो कैसे कंपनी छोड़ के जा सकता है? मैं दावे के साथ कहता हूं नहीं जा सकता है। हमारा बिहेवियर कहीं ना कहीं गलत है, हमारे ताल्लुकात कहीं ना कहीं गलत है, हमारे रिलेशंस को हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे। बस ये गलतियां हैं सर कभी लेक्चर हो इन गलतियों में, मैं सीखना चाहूंगा, क्योंकि हमारे नेटवर्क में भी हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसी प्रॉब्लम आए, मैं उम्मीद ना करूं, मगर मैं भी सीखना चाहूंगा सर। तो मैं शुक्रिया करता हूं संजय गुप्ता सर का, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, संजय कटोच सर का, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, परवीन सर तो हमारे हम सेम कॉलेज से पढ़े, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, और जिन भी लीडर्स ने जाने अनजाने में मुझे सपोर्ट किया है, हमें सपोर्ट किया, ये वॉरियर्स परिवार आपको नमन करता है कि आपने जाने अनजाने में हमें सपोर्ट किया है। तो हम अगर आज सफल है तो उसका श्रेय भी हम आपको देते हैं। तो प्लीज हमें अपनी इन 3 आदतों पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, आर अचीवमेंट, योर एक्सक्लूजन, द साइड इफेक्ट ऑफ डायमंड्स, इन 3 बातों पे जरा गहराई से सोचना है। आज छोटी छोटी कंपनियां खुल जाती है बेवजह, जो गलत है। उन कंपनी का कोई भविष्य नहीं है, मगर वो गलत है, मगर वो हमारे भी कारण खुलती है, हमारे बिहेवियर के कारण खुलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद शायद हम ऐसी गलतियां ना करें। तो सभी डायरेक्टर्स, कोई भूल चूक रही हो तो आप मुझे माफ कीजिएगा। सभी एक से अनेक डायमंड में अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ कीजिएगा। और आज के बाद हम बहुत जोश और जुनून से बात करेंगे। तो मैं रजत सर को इनवाइट करूंगा कि सर आप आए और अपना स्टेज ले लीजिए। Thank you so much, Bhushan. Thank you, beta. All four have done a wonderful job today. You have spoken about a lot of things, and I think this session will be remembered by everybody. जी सर। क्योंकि ये सेशन जो था ना, ये इंट्रोस्पेक्शन का सेशन, इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है लाइफ में। जी सर। अगर हम इंट्रोस्पेक्ट ना करें, अपने आप को एक बारी चेक ना करें, अपने आप की गलतियां एक बारी ना पहचानें, अगर हम ये सोचें कि हम हमेशा ही सही करते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती। वॉरियर्स की खासियत क्या होती है? वॉरियर्स वो नहीं होते जो हमेशा जीतते हैं, वॉरियर्स वो होते हैं जो हमेशा लड़ते हैं। वॉरियर्स आर नॉट दोज हु ऑलवेज विन, warriors are those who always fight. Now this kind of emotion which Bhushan has shared with everybody, all the 4 brothers have shared with everybody, this kind of naked emotion, this kind of real truth, this kind of introspection, and this kind of lesson which he has shared with everybody, some of the top diamonds, some of the middle diamonds, don't forget that your business starts when you become a diamond. Don't forget that your responsibility to the newest guest in your organization, the newest direct seller in your organization, is more than to your senior leaders. And don't forget that it is important to keep a calm, balanced, and respectful nature towards everyone. I think I have learned a lot today from today's session. I don't say this lightly. I don't say this in a joking manner. I don't say this in a manner of, a small conversation. But today was a session which helped all of us learn. Because today was a session when we saw a mirror. Bhushan ने आज सबको आईना दिखाया। आईना देखना बहुत जरूरी है, और मैं कहता हूं कि जूम की मीटिंग सबसे मुश्किल मीटिंग होती है, इसलिए क्योंकि जूम की मीटिंग में आप अपना चेहरा देख के बात करते हैं। बाकी बड़े बड़े सेमिनार्स में 10,000 लोग, 1 लाख लोग सुन रहे होते हैं आपको, आप उनको देख पाते हैं लेकिन अपने आप को देख नहीं पाते। ये जो जूम और डिजिटल मीटिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें इंसान अपने आप को देख के बात कर रहा होता है, अपनी शक्ल देख रहा होता है,
और सबसे बड़ी सीख ये है कि आईना देख के आदमी कभी भी झूठ नहीं। और आज सबको आईना दिखाने के लिए Bhushan Patyal and all the Patyal brothers, thank you so much. We will all learn from this session. We will all move ahead with this session. And I promise you that all of us who have listened to this session will definitely make some changes in our own personal behaviors. I am sure that this will have some deep impact on all our people who have listened to this wonderful session. I would now like to close this session